हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से स्पेशल डिस्कशन जो 75वीं एनिवर्सरी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, उसकी लेके आया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिएगा, नया मैटर है। मैं समझता हूँ कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और करेंगे या मरेंगे की बात कहते थे। बापू तो यहाँ तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और वह इस आज़ादी के आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था। उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए झटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी भी इस भावना की तीव्रता में कसूर भर भी अंतर नहीं था। मैं समझता हूँ कि देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की शक्ति जब पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृत संकल्प होकर चल पड़ते हैं, तो 1942 से 1947 5 साल के भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और माँ भारती आज़ाद हो जाती है। रामरच बेनीपुरी ने एक किताब लिखी है, जंजीरें और दीवारें। उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया था। उस पल को उन्होंने शब्दांकित किया था। हर व्यक्ति नेता बन गया और देश का प्रत्येक चौराहा करो या मरो आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धूं धूं करके चल रही थी। बम्बई ने रास्ता दिखा दिया। आगमन के सारे साधन ठप हो चुके थे। कचहरियां वीरान हो चली थीं। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुंच रही थीं। जनता ने करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। उस समय का यह वर्णन उस किताब में जब पढ़ते हैं तब पता लगता है कि किस प्रकार का माहौल होगा। वह एक समय था और यह बात सही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हिंदुस्तान में हुआ और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिंदुस्तान से हुआ था। भारत आज़ाद होना सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं थी। 1942 के बाद विश्व के जिन जिन भूभाग में, अफ्रीका और एशिया में इस उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ज्वाला भड़की, उसका प्रेरणा केंद्र भारत बन गया था। इसलिए भारत सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं, आज़ादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जन सामान्य का संकल्प और कर्तव्य कारण बन गया था। और कोई भी भारतीय इस बात के लिए गर्व कर सकता है। उसको हमने देखा कि एक बार भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिवेशवाद के सारे लोगों के झंडे ढहते गए और आज़ादी सब दूर पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के इन सारे देशों को आज़ादी प्राप्त हो गई। यह काम बताता है कि यह भारत की प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तम परिणाम था। हमारे लिए सबक यही है कि हम एक बनकर के संकल्प लेकर के पूरे सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाते हैं तो यह देश की ताकत है कि हम देश को संकटों से बाहर निकाल देते हैं, देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल सकते हैं, देश को नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। यह इतिहास ने बताया है। उस समय हम इस पूरे आंदोलन को और पूज्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है बापू का सामर्थ्य क्या है, उसको वह प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था, जिस तरफ गांधी के 2 कदम चल देते थे उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी उधर करोड़ों करोड़ आंखें देखने लग जाती थीं। इसलिए आज जब हम वर्ष 2017 में हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज हमारे पास गांधी नहीं है। उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था वह आज हमारे पास नहीं है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिल करके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो मैं मानता हूं कि गांधी के सपनों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। आज का यह अवसर इसी बात के लिए है।
उस समय भी वर्ष 1942 में जो वैश्विक हालात थे वह आज भारत की आज़ादी के लिए बड़ा अनुकूल था। जो भी उस इतिहास से परिचित हैं उन्हें मालूम है। मैं समझता हूं कि आज फिर से एक बार वर्ष 2017 में जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वह अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सहानुकूल है और उस अनुकूल व्यवस्था का फायदा हम जितनी जल्दी उठा लें, जैसे उस समय विश्व के कई देशों के लिए हम प्रेरणा का कारण बने थे। अगर आज हम मौका ले लें तो आज फिर से एक बार हम विश्व के कई देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। ऐसे मोड़ पर आज हम खड़े हैं। वर्ष 1942 और 2017 इन दोनों के परिवेश में भारत का महात्म्य है। भारत के लिए अवसर समान रूप से खड़े हैं और उस समय हम इस बात को कैसे लें, इस जिम्मेदारी को कैसे लें। मैं मानता हूँ इतिहास की इन प्रकरणों से सामर्थ्य से प्रेरणा लेकर कि हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, मेरे अपने से ऊपर 125 करोड़ देशवासी होते हैं। अगर उस भाव को लेकर हम उठ चलें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने क्या किया, इसके विवाद के लिए समय बहुत होते हैं, लेकिन आज इस पवित्र पल में हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं। ईमानदारी का संकल्प लेकर क्या देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं। यह समय की मांग है, देश के सामान्य मानवीय की मांग है। पैरा गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम सरकार की चुनौतियां ना माने, ये चुनौतियां देश की हैं। देश के गरीब के सामने संकट भरे सवाल खड़े हैं और इसलिए देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए संकल्प करने वाले हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इसको पूरा करने के लिए हम कुछ मुद्दों पर एक हों। वर्ष 1942 में भी अलग अलग धारा के लोग थे, हिंसा में विश्वास करने वाले भी लोग थे। नेताजी सुभाष बाबू की सोच अलग थी, लेकिन 42 में सबने एक स्वर से कह दिया था कि आज तो गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया यही हमारा मार्ग है। पैरा हमारे लालन पालन तथा विचारधारा अलग अलग रही होंगी, लेकिन यह समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर चलें, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो या अंधश्रद्धा हो। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना कितना पीछे छूट गया है। क्या कारण है कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बस रहे हैं। गांव की उस चिंता को तथा गांधी जी के मन में जो गांव था, क्या हम अपने भीतर उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। गांव गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के जीवन के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें मिलकर करना है। यह सवाल मेरे और तेरे का नहीं, यह सवाल उस पार या इस पार का नहीं, बल्कि यह सवाल हम सभी का है। देश के 125 करोड़ देशवासियों का है और 125 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधियों का है। यही वह समय होता है जब हम लोगों को कुछ कर लेने के लिए वह प्रेरणा हमें शक्ति देती है और हम उसको लेकर आगे चल सकते हैं। पैरा हम यह भी जानते हैं कि देश में जाने अनजाने अधिकार भाव प्रबल होता चला गया और कर्तव्य भाव लुप्त होता गया। राष्ट्र जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर अधिकार भाव का महात्म्य उतना ही रहते हुए अगर हम कर्तव्य भाव को थोड़ा सा भी कम आंकने लगेंगे तो आज जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें होंगी। दुर्भाग्य से हम लोगों के वे ऑफ लाइफ तथा हमारे चरित्र में कुछ चीज़ें घुस गई हैं जिनमें हमें बुराई नहीं लगती। हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर मैं चौराहे पर रेड लाइट को छोड़कर या क्रॉस करके निकल जाता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ। मैं कहीं पर थूक देता हूँ, गंदगी करता हूँ, लेकिन हमें लगता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम अपने कर्तव्य भाव से तथा एक प्रकार से हमारे जहन में, हमारे वे ऑफ लाइफ में इस प्रकार के नियमों को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना एक स्वभाव बनता चला जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं हिंसा की ओर ले जा रही हैं। अस्पताल में किसी डॉक्टर द्वारा अगर किसी
पेशेंट का कुछ हुआ, डॉक्टर दोषी है या नहीं, अस्पताल दोषी है या नहीं है। रिश्तेदार वहाँ जाते हैं और अस्पताल में आग लगा देते हैं, डॉक्टर को मारते पीटते हैं। हर छोटी मोटी घटना, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम कार को जला देते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं। यह जो प्रकृति चली है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के नाते हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तथा हम मानने लगे हैं कि यह हमारे से छूट गया है। हमारे वे ऑफ लाइफ में ऐसी चीज़ें घुस गई हैं जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम कानून तोड़ रहे हैं।